बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आजकल मरियम नवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी तकरीब से खिताब कर रही होती हैं और खिताब के बाद कोई ना कोई तनाज़ा जो है वो जन्म ले लेता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आजकल लगता है कि जैसे गुत्थम गुत्था है। आज भी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में खिताब फरमाया, तो आज क्या नया लेके आई हैं? देखिए, जो मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के गुत्थम गुत्था होने का ना, तो इस पे तो कुछ सेपरेटली चीज़ें हैं, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें, मरीम नवाज साहिबा को लगता ये है कि उनको अब वो मौका मिला है कि जहाँ पर वो अपनी प्रोफाइलिंग अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से कर सकती हैं और उसके लिए ये एफर्ट कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक बसों का, फिर उसके बाद वो मरी जाना और फिर फ़लाँ चीज़ कर देंगे। अमूमन आपने देखा है कि इस किस्म के जलसे होते हैं इलेक्शन से पहले, सही कि इंतखाबात आ रहे हों, इंतखाबी मुहिम हो, नए वादे करना, इफ्तिताह करना मंसूबों के, और फिर लंबे लंबे 40-40 मिनट के, 50-50 मिनट के ख़िताब। उससे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो आपके लीडर्स, उसके बाद आप आएँ, फिर आप अपनी शान बताएं, आप बोलें। लेकिन आपको पता है ना कि वो मौला अली का कौल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। सही। आप जितना बोलते हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं, आप बैठ कर 1 घंटा गुफ्तगू करें, मैं आपको अनइंटरप्टेड छोड़ दूँ। एक वक्त आएगा आप शेखी भगारना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएंगे, अपने बारे में कुछ मजीद बताना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। सही। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में खिताब किया ना मरीम नवाज साहिबा ने, इसमें उन्होंने शेखी भगारने के चक्कर में एक ऐसा इल्ज़ाम जो उनके अपने घर के बंदे की तरफ से लगाया गया, उसका एतराफ़ जुर्म किया है। सही। अभी तक तो मामला था ना ग्रे एरिया में। एक इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम बड़ा दिलचस्प था। इल्ज़ाम भी वो जो मरीम नवाज साहिबा बुशरा बीबी पे लगाती आई, यानी बुशरा बीबी पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग की तरफ से, मरीम नवाज की तरफ से, हर जलसे में उसको दोहराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके लिए की गई, टॉक शोज में उसके ऊपर बात की गई, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स पे उस पर बात की गई, मीडिया को उसके ऊपर ब्रीफ्स भेजे गए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके लिए बयानिया बनाया गया। आज वही इल्ज़ाम मरीम नवाज को हॉट कर रहा है। सही। और सबसे इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि मरीम नवाज साहिबा उस इल्ज़ाम लगने के बाद खुद उसका एतराफ़ जुर्म करते हुए नजर आ रही है। राइट। अब तकरीर के अगर आप उनके हिस्से निकाल लें, अच्छा उन्होंने की तो बहुत सारी बातें हैं ना। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने हमला किया इस तकरीर में, पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगू की बात की है, लेकिन ये हमारी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा अटैक किया। लेकिन उस दौरान साथ में वो जब अपना बता रही हैं कि जनाब मैं एक खातून वज़ीर आला, फिर उसकी एक खातून इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और एक खातून फ़लाँ ओहदे पर, एक खातून फ़लाँ ओहदे के ऊपर, ये बात करते करते वो एक मकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पर शायद मरीम नवाज साहिबा को लगता है कि अब ये मौका है कि मैंने उनको बताना है पाकिस्तान के अवाम को कि मैं मेरिट कितना, यानी कि ना मैं मेरिट के अलावा आउट ऑफ मेरिट ना इस सूबे में मेरी नाक के नीचे तैनाती हो सकती है ना कुछ और। चुटकी बजा के मैं पता कर लेती हूँ कि कोई शख्स जो है उसका मेरिट बनता है या नहीं, और सिफारिश तो मैं किसी की मानती नहीं हूँ। जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ, फिर हम आएंगे उस इल्ज़ाम की तरफ। ये 1 मिनट 16 सेकंड में मरीम नवाज साहिबा ने वो इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, जो एतराफ़ जुर्म जो है वो उन्होंने कर लिया एक तरीके से। पहले आप सुने कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा क्या। आईजी साहब बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक का ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। किसी अस्पताल का हेड अपॉइंट करना हो तो मैं अपने, मेरे पास जो पैनल आता है, मैं एक एक का इंटरव्यू खुद करती हूँ। अगर मुझे पैनल में से कोई पसंद नहीं आता और मुझे लगता है कि वो मेरिट पे नहीं है, तो मैं वो पूरा पैनल वापस भेजती हूँ। और रिसर्च जो हमारी जो सर्च कमिटीज हैं, उनको मैंने ये टास्क दिया हुआ है कि सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेजे। वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने बैठते हैं, एक एक का इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ, इसलिए कि कोई हकदार जो है अपने हक से महरूम ना रह जाए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं, तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। मेरे सामने जब पैनल बैठता है तो मैं 1 सेकंड में बता सकती हूं कि कौन सिफारिशी और कौन जेन्युइनली मेरिट पे पूरा उतरता है। और मुझे जिसकी अव्वल तो डरते हुए मेरे पास कोई सिफारिश के लिए नहीं आता। अगर कोई भूले से सिफारिश के लिए आ जाए तो इंटरव्यू से पहले उसके नाम पे रेड क्रॉस लग जाता है। इंटरव्यू से पहले। अब इस 1 मिनट 16 सेकंड में मरीम नवाज ने जो बताया वो क्या है
کہ پنجاب میں کوئی سی پی او، کوئی ڈی پی او، کوئی سی ٹی او، چیف ٹریفک آفیسر، مریم نواز صاحبہ کے کو انٹرویو دیے بغیر، ایک پینل میں ایک مبینہ سرچ کمیٹی کے شارٹ لسٹ کیے جانے کے علاوہ آؤٹ آف میرٹ بغیر سفارش کے اور پیسے کے نہیں لگتا. صحیح. ایک کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک اسسٹنٹ کمشنر مریم نواز صاحبہ کی اپنی سکروٹنی، ذاتی سکروٹنی کے بغیر نہیں لگتا. ایک ہاسپٹل میں کسی ہاسپٹل کا انچارج مریم نواز صاحبہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا. ایک وائس چانسلر مریم نواز صاحبہ کی، یعنی تمام کے تمام لوگ مریم نواز صاحبہ کے مطابق وہ خود لگاتی ہیں. اس کے لیے وہ انٹرویو کرتی ہیں، ایک پینل ان کے پاس آتا ہے، اس میں وہ نام دیکھ لیتی ہیں. نام دیکھ کے اس کو اگر کہیں سفارش کا یا اس معاملے کا شائبہ ہو تو اس کے اوپر ریڈ کراس لگ جاتا ہے. یہی کہا ہے نا مریم نواز صاحبہ نے، کسی اور نے تو نہیں کہا. اب آپ سنیں وہ الزام جو لگایا گیا تھا، اور اس کو بڑی یعنی کہ باریکی کے ساتھ مریم نواز سے اٹھا کر ان پر لگا دیا گیا تھا. اچھا. کہ نہیں مریم نواز صاحبہ کا تو نہیں اس میں کام نا، یہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کوئی اور کرتا ہے، اور یہ الزام لگانے والا کوئی اور نہیں ہے. ان کے اپنے گھر سے یہ الزام لگتا ہے. ان کے اپنی قریبی شخصیت، ان کے والد صاحب کی قریبی شخصیت میاں جاوید لطیف صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں الزام لگاتے ہیں. وہ اب ذرا آپ الزام سنیے اور پھر ہم اس کو جوڑیں گے کہ جو الزام، یہ وہی الزام ہے جو بشرا بی بی پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لگایا گیا تھا. یہ سنیں ذرا. یہ ایک ڈی سی شوہپورہ لگا ہوا ہے. کرپٹ ترین شوہپورہ میں جو واردات روز ڈلتی ہے، اور شہر شوہپورہ میں آئے روز اسٹریٹ، یہ سی سی ڈی بنی تھی اور اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ملا. لوگ سکھ کا سانس لینے لگے. مریم نواز شریف کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ اسٹریٹ کرائم رک گیا، مگر شیخوپورہ میں 4 دن رکا. اور اس بھائی جب پوسٹنگ ٹرانسفر پیسوں سے ہوگی، شیخوپورہ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں سے ہو رہی ہے. جب شیخوپورہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کوئی 40-50 ارب کا ایک سکینڈل آیا، ہیلتھ کا سکینڈل آیا. ہیلتھ کا. مجھے بتائیں کہ یہ میں پڑھ کے سنا دوں. آپ نے کہا تھا، میں اعتراف کرتا ہوں، پنجاب کے بجٹ میں 50 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا. پبلک ہیلتھ کا ایک گینگ جو شیخوپورہ سے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا بلکہ ایڈیشنل چارج بھی دے دی گیا، اس سارے میں ملوث ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز کے دور حکومت میں جو ڈی سی ہے وہ کرپٹ ترین ڈی سی ہے. 50 ارب روپے کی شیخوپورہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو گئی. تو آپ نے یہ بات کبھی اوپر پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ ایک چیز ہے، ایک تو یہ جو 50 ارب کی کرپشن ہوئی تھی نا پبلک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں، یہ بزدار کے دور کا تھا. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی گرفتار جو تھے کچھ لوگ مریم نواز شریف کے دور میں ہوئے. مگر پہلے اینٹی کرپشن میں وہ کیس چلا، کچھ نہیں ہوا. نیب میں کیس چلا اور وہاں کچھ لوگ پکڑے گئے. 1.5-2 ارب غالباً ان سے کوئی وصولی کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، باقیوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا. ابھی بھی وہی ہیں. مجھے یہ اور ابھی اسی طرح دن دراتے ڈی سی جو کرپٹ ترین ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے سارا، اس کے خلاف شکایت لگائی آپ نے؟ طارق صاحب ایک چیز اور ہے، مجھے یہ بتائیں انٹیلیجنس ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ بتانے کے لیے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. وہ انٹیلیجنس ادارے اس لیے تو نہیں نہ ہونے چاہیے کہ طارق صاحب کہاں آ رہے ہیں، کہاں کھانا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. یہ نہیں، طارق صاحب کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پیسہ جو راتوں رات ڈبل ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا. یہ جو سرکاری ملازم ہے، یہ باہر جو لے رہے ہیں اپنا ایسٹ بنا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے. کیا اس وقت پتا چلنا چاہیے جب اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا پکڑا جاتا ہے؟ مطلب کمال ہے یار. آپ جب پکڑا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ او جی ایندہ تعلق فلانے نال خواجہ آصف کے ساتھ، اور یہاں آپ کہیں گے کہ ایندہ تعلق شوہپورے دے منسٹر نال سی. آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ ترین ڈی سی ہے شیخوپورہ کا، اور مجھے جوڑیں گے، پکڑ لیں آپ اس کو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ ترین ڈی سی لگا دیا مریم نواز صاحبہ نے. نہیں، میری بات سنیں. لگنے لگانے والے آپ بھی جانتے ہیں جس طرح لگتے لگاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں لگا رہے ہیں ڈی سی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اے ڈی سی آر سیالکوٹ کا
पकड़ा गया और मंसूब किसी मिनिस्टर से कर दिया गया। आज आसिफ अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज साहिबा एक तरफ ये क्लेम करती हैं कि हर एसी, डीसी, कमिश्नर, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, जनाब आपके किसी भी हद का हर हॉस्पिटल का महकमे है। में जिसको भी लगाती हूँ मैं लगाती हूँ और मैं मेरिट पे लगाती हूँ। और मरियम नवाज साहिबा के वालिद के वन ऑफ द बेस्ट सियासी फ्रेंड्स जो उनके बयानिए को आगे लेकर चलते हैं, जिनका दिया हुआ बयान जो है वो डिफेक्टो बयान तस्वुर होता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनके सियासी अज़ाइम का इजहार होता है। वो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं बंदे। और जब वो उसको पॉइंट आउट करता है इंटरव्यू लेने वाला कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आप उन पे उनकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, तो अचानक से वो बात बदलते हैं कि नहीं आपको पता है कि कौन लगाता है, कैसे लगते हैं। तो अब या तो मरियम नवाज साहिबा बता देंगे वो कैसे लगते हैं, उन्होंने तो आज हमें प्रोसेस बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में उन्होंने खड़े होकर ये बताया है कि किस तरीके से एक सर्च कमेटी है और फिर जब बंदा को अच्छा नहीं मिलता तो मैं कहती हूँ दोबारा ये सारा पैनल रिजेक्ट है, नए नाम लेकर आओ। अब आप सोचें कि मरियम नवाज साहिबा ने और नून लीग ने जो सबसे बड़ी कैंपेन इमरान खान के अलावा के खिलाफ तो बहुत सारे मामलात लेकर आए ना। बुशरा बीबी के खिलाफ क्या केस लेकर आए थे? बुशरा बीबी के पास के खिलाफ केस लेकर आए थे कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर उसका रेट है 3 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से देकर एक बंदा अपॉइंट होता है और एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसमें फराह गोगी साहिबा है, जिसमें वो एहसन जमील गुज्जर है, तो जनाब वज़ीर आला बुज़दार, उस्मान बुज़दार, और चौथी खातून उसमें है बुशरा बीबी। ये फ्रंटमैन के तौर पर काम करते हैं, डीसी और एसी, और ये इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए पैसे दिए जाते हैं पंजाब हुकूमत को और वो पैसे एंड अप करते हैं बुशरा बीबी के पास। यही इल्ज़ाम था ना, जलसों में इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगाया, टॉक शोज़ में बैठकर लगाया, बंदा एक नहीं पकड़ा। और आज वही इल्ज़ाम जो मरियम नवाज साहिबा बुशरा बीबी पे लगाती थी, उनके अपने घर से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और शेखी भगाड़ने के चक्कर में आप होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में खड़े होके ये इकरार जुर्म भी कर लेते हैं कि जनाब ये सारा कुछ मैं करती हूँ। यानी अगर कहीं कोई शायबा रह गया था, एक सवाल रह गया था आपके सामने, जहन में एक सवाल रह गया था कि हो सकता है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा कहेंगे इसमें तो कल को कहे ना कि मेरा हाथ ही नहीं था। सही। बहुत सारे वज़राए आज़म, बहुत सारे वज़राए आला, बहुत सारे अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग जब वो उस ओहदे पर नहीं रहते तो उसके बाद वो बताते हैं, वो अपना उज़र पेश करते हैं कि नहीं फलां चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी, फलां चीज़ तो कोई और करता था। लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर कट कोई बात कर सकता है? मरियम नवाज साहिबा ने पूरा प्रोसेस बताया। आईजी साहब बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो या मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करना हो या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक का ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। यानी कि अपॉइंटमेंट्स के मामले में मरियम नवाज साहिबा के पूरे सूबे में चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। अच्छा। एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हर डिसीजन मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैं खुद करती हूँ और उसके लिए ये प्रोसेस होता है और मैं चुटकी बजाते में पता कर लेती हूँ कि ये मेरिट पे है या नहीं है। तो दूसरी तरफ इल्ज़ाम तो ये। अब आप खुद बताएं कि जिन लोगों के मुंह को, जिस ब्यूरोक्रेसी के मुंह को खून लगा हुआ था, जब आप ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की हर डीसी, एसी और डीपीओ, आरपीओ की जो अपॉइंटमेंट है वो 42 महीने में पैसे देकर होती रही, तो जिस बंदे ने पैसे देकर अपॉइंटमेंट ली हो तो वो 3 करोड़ या 5 करोड़ देकर अगर कहीं अपॉइंटमेंट लेगा तो 40-50 करोड़ रुपए उससे कमाएगा। अगर इतने करप्ट लोग आपके सिस्टम में मौजूद हैं, या तो आप कहें ना कि आपने 100 बंदों को सजा दे दी, आपने उनके हलक के ऊपर अंगूठा रख के आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, आपने उनको सजाएं दी, आपने चले आप कहते हैं कि फराह गोगी मुल्क से बाहर है, वो भाई जो पोस्टिंग ट्रांसफर जिनका होता था वो तो इस मुल्क में है ना। आप यानी कि उसी तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं जिस तरीके से आपका इल्ज़ाम है कि उस्मान बुज़दार के दौर में होता था। तो घूम फिर के वही इल्ज़ाम। देखें, मरियम नवाज साहिबा जब बोलती हैं एक पीआर डिज़ास्टर, एक नया पीआर डिज़ास्टर क्रिएट होता है। आप उनकी अब गुज़श्ता 10 दिनों की, 15 दिनों की एक एक तकरीर उठाकर आप जायज़ा लेते जाएं, ओ भाई ये हैरान कुन तौर पर वो हुकूमत है जिसको अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत खुद एक्सपोज कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था
جب ADCR والا معاملہ ہوا, انہوں نے رات کو 11 ساڑھے 11 بجے ٹویٹر پہ گئے اور انہوں نے لکھا کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ پراپرٹیز خرید رہی ہے اور شہریت لینے کے پروسیس میں, اور اربوں کھربوں روپے کے کھابے جو ہے, کروڑوں اربوں کے کھابے جو ہے وہ لگاتی ہے یہ بیوروکریسی, اور ہمارے حصے میں, سیاستدانوں کے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں. تو بھائی وہ ہڈیاں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, اور یہ کرپشن مریم نواز کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ حیران کن بات ہے کہ آپ کبھی کسی کے اوپر جو الزام لگاتے ہوں وہ الزام گھوم گھام کے مڑ کر آپ کے اوپر آ جائے, لیکن آپ کو اس کے اوپر میڈیا پہ بات نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے حکومت نے اشتہاروں کو ویپنائز کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں میڈیا کا پورا فلاڈ ماڈل ہے, آپ کو اشتہارات دینے اور بند کرنے کے نام کے اوپر آپ نہ صرف آپ ان کا کانٹینٹ کنٹرول کرتے ہیں, آپ ان کے سرکش اینکروں کو ڈیل کرتے ہیں مینجمنٹ کے ذریعے, کسی کو آن ایئر آف ایئر کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال اب باقاعدہ ایکسپوز ہو گئی. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.